आप तमाम मीडिया के साथियों के साथ और बिहार की जनता के सामने अपनी बात कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह कहा गया कि निकनेम ही है, निकनेम मतलब उपनाम होता है। यह कहा गया कि चुनावी हलफनामा में इसका जिक्र है। यह कहा गया कि आप पता लगा लीजिए मेरे बारे में कि हमको क्या क्या कहा गया। विपक्ष के नेता के द्वारा कहा गया कि पता लगा लीजिए नाम। मैं एक एक प्रश्न का जवाब देने को तैयार हूं। सत्य न विचलित हो कभी, सत्य न सकता हार, मिटे पाप का मूल भी, करे सत्य जब वार। जब वार सत्य जो वार करता है ना, तो मन विचलित होगा। मुख में मीठे बोल हैं, जैसे ये लोग कहा है ना, दलित शोषित पिछड़ा का नारा लगाते हैं। मुख में मीठे बोल हैं, हृदय कपट का भाव, हृदय में कपट रखे हुए हैं। इनमें अब है नहीं सच सुनने का चाव। सच सुनने का चाव जो होता है, रुचि होती है, वह नहीं है। क्योंकि एक गलत करिएगा 100 गलत बोलना पड़ेगा आपको, और उसका प्रतिफल जानते हैं ना। झूठ न फलता है कभी, होता इसका अंत। झूठ न फलता है कभी, होता इसका अंत। मरते हैं मानव यहाँ, सत्य रहे जीवंत। मानव शरीर तो छूट जाता है, लेकिन सत्य सत्य होता है। इसका एहसास तो निश्चित रूप से होना चाहिए हमारी समझ से। और आरोप लगा रहे हैं, योग्यता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो हमने उस समय भी कहा, उस बीच के दौर में हमने कहा कि अगर मेरे आरोप गलत है तो मुझ पर मुकदमा करिए। अरे मुकदमा करने में क्यों डर रहे हैं आप? हम अगर गलत बोल रहे हैं, हम आपका चरित्र हनन कर रहे हैं। कहा गया कि राजनीति के निम्न स्तर पर चले गए, तो संपत्ति खरीदने के समय नहीं सोचे थे कि सही स्तर है या गलत स्तर है। तो आरोप लगा रहे हैं। क्या क्या आरोप इन लोगों ने लगा दिया। अब मैं उनके हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार हूं। कृपा करके बताइए, यह जानना बहुत जरूरी है आम लोगों के लिए। पहला बुनियादी सवाल मेरा है कि क्या नाबालिग को संपत्ति खरीदने का अधिकार है? क्या 3 वर्ष 4 वर्ष की उम्र में कोई संपत्ति उसके नाम से खरीदा जा सकता है? क्योंकि हम लोग चरवाहा विद्यालय वाले तो है नहीं, हम लोग तो गांव के विद्यालय वाले हैं, पहलवान विद्यालय वाले तो है नहीं। तो जरा पढ़ लीजिए, पढ़ने का आदत डालिए। झटका में राजनीति में जगह ले लीजिएगा, तो झटका में जो संपत्ति लिए हो तो पकड़ लेवे करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1972। यह कहता है कि किसको जमीन का कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार है। इसका यह कानून 1872 का है, आज भी प्रभावी है। वह कहता है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ। जो बालिग होगा उसी को संपत्ति खरीदने का अधिकार है। दिमाग मत लगाइए हम पर। कह रहे कि इनको जानकारी नहीं है, तो आपसे जानकारी लेकर राजनीति करते हैं, बटैया लेते हैं हम लोग, मेहनत करते हैं खुद। जरा बताइए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 11 के तहत जो प्रावधान है, क्या ये उसका उल्लंघन है कि नहीं, सो बताइए। मैं आप तमाम फेसबुक लाइव के मित्रों से अनुरोध करूंगा कि उनसे पूछिए ये सवाल, क्योंकि इनको कानून तो समझ में आता नहीं है। जब कानून का इंजेक्शन पड़ता है तब इनको कानून समझ में आता है। द
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 11 प्रभावी है या नहीं प्रभावी है, जरा ये बतावें। और मेजोरिटी एक्ट क्या है, कोई इसके लिए भी कानून है। ऐसा नहीं है कि कोई कानून नहीं बना है, बिना कानून का देश नहीं चल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के अंदर संविधान बनाया और संविधान के द्वारा जो प्रदत्त शक्तियां हमारी हैं, वो शक्तियां के तहत इंडियन मेजोरिटी एक्ट है। साल उल तो याद होगा नहीं, 1875। उसका 3(1) यह कहता है, एवरी पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया shall attain the age of majority on his completing the age of 18 years and not before। 18 वर्ष के पहले कोई भी व्यक्ति बालिग नहीं हो सकता, तब बालिग हो नहीं सकते। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आप जमीन खरीद नहीं सकते, तो जमीन खरीद कैसे लिया, कैसे खरीदा जमीन, ये बताइए ना। ये तो बताना पड़ेगा आपको, ये जमीन आपने कैसे खरीदा। और जमीन का हाल जरा देखिए, इनका भाषण दे रहे हैं कि वो हमने शपथ पत्र में डाला है। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। प्रताप यादव और तरुण कुमार यादव, पेशर लालू प्रसाद यादव, एक संपत्ति का तो जिक्र आप करते हैं, लेकिन दूसरी संपत्ति जो है वह 27/10/1993 को 27/10/1993 को जो जमीन लिखाया अपने मात्र 6,000 में। देखिए, इतना सस्ता जमीन तो किसी को नहीं मिलता होगा, ये गौरव तो इन्हीं को प्राप्त है। यह जमीन आपने लिखवाया और वो जमीन का डिटेल मेरे पास उपलब्ध है। इसका देखिए क्या हाल है इन लोगों का। के पिता चंद्रिका सिंह, बंद सुदर्शन चौधरी से 6 कट्ठा, मैंने 1 कट्ठा 2 कट्ठा 6 कट्ठा, जो मौका मिले लिखवा लेना है, छोड़ना नहीं है। मौजा फुलवरिया में है, इसका खाता नंबर 74 और प्लॉट नंबर 891। क्यों नहीं दर्ज किया, क्यों ये संपत्ति को छिपाया आपने, इसके पीछे आपकी मंशा क्या है। अगर आप ये कहते हैं कि नाबालिग थे, एक ही नाम है, एक ही जगह जमीन है ना, फुलवरिया में ना, एक को जो प्रभुनाथ सिंह जी लिखते हैं उसको तो आप डालते हैं हलफनामे में, और दूसरा को क्यों नहीं डाला, 891 को क्यों नहीं डाला आपने, ये तो बताइए लोगों को। कि खाता नंबर 74 प्लॉट नंबर 891 आपने क्यों नहीं, और आप ये 27/10/93 को आपने ये दस्तावेज निबंधित करवाया। ये महत्वपूर्ण सवाल है कि यह आपको किसने अधिकार दिया। तो पहला तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत नाबालिग के नाम से जमीन खरीदने का अधिकार नहीं, और जमीन आपने जो खरीदा तो चुनावी हलफनामे में आपने कैसे उसको लिखा एक को, जब वो जमीन ही अवैध है तो आपने हलफनामे में दिया कैसे, मूल सवाल है। और दिया भी अगर तो फिर फर्जीवाड़ा, एक को छिपा लिया, एक को डाइजेस्ट कर लिए, वो किसी फुलवरिया गांव में अति पिछड़ा दलित को दान में दे दिए। क्या किए उस जमीन को, या आसमान खा लिया उस जमीन को, क्या हुआ। आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जमीन खरीदने का अधिकार नहीं, जमीन आपने खरीद लिया। तो हम जानना चाहते हैं आपसे, आपने मुख्यमंत्री होने के नाते आपने प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन, चूंकि ये पहले नहीं था, इसी में पकड़ाए आप लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि मंत्री परिषद के जो माननीय सदस्य होंगे
उनको अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होगी। उप मुख्यमंत्री थे, आपने अपनी संपत्ति की घोषणा की, ये कागजात है। ये कागजात में भी इस प्लॉट की चर्चा आप करने को तैयार नहीं है, इसको नहीं लिख रहे हैं। कहां कहां फर्जीवाड़ा करिएगा। जमीन फर्जी तरीके से लिखवा लिया, उसके बाद जिस जमीन की वैधानिकता पर ही सवाल है, आपने क्या किया साहब? आपने सीधे तौर पर उसको हलफनामे में दिया, एक संपत्ति का। तो तेज प्रताप यादव और तरुण कुमार यादव का उसमें एक संपत्ति का, एक को क्यों छिपा लिया? जब वो संपत्ति ही अवैध है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वो अवैध है, मेजोरिटी एक्ट के तहत बालिग होने का अधिकार 18 वर्ष में है, तो जमीन कैसे खरीद लिया? मूल सवाल है कि जमीन कैसे आपके नाम से हुआ, ये तो बताना पड़ेगा आपको। ये कानून का सीधा उल्लंघन है। और उस समय आपकी उम्र मात्र 4 वर्ष थी। 4 वर्ष में जमीन, भाई ये तो क्षमता किसी में नहीं है। ये क्षमता किसी भी व्यक्ति में यह हासिल नहीं है कि 4 वर्ष की उम्र में जमीन कोई खरीद लेगा। तो हम यह जानना चाहते हैं कि अब आपको मालूम है कि नहीं, वकील से सलाह उला ले लीजिएगा, क्योंकि कानून पढ़िए। कानून खाली पटियाला कोर्ट में दंडवत रहने से नहीं हो जाता है। और आपने एफिडेविट दिया, पता है इंडियन एफिडेविट एक्ट, भारतीय शपथ अधिनियम 1963 में क्या है प्रावधान? कोई व्यक्ति अगर गलत एफिडेविट देता है तो धारा 340 के अंतर्गत कंप्लेन दायर हो सकता है आपके खिलाफ। याद रखिएगा ये सब। भारतीय शपथ अधिनियम 1963 क्या धारा 340, 420 का मुकदमा का तो आप लोग एक्सपर्ट हैं, सब पर है 420 का मुकदमा आपके यहाँ, लेकिन धारा 340 के तहत आप पर कंप्लेन दायर हो सकता है। और आपने जमीन लिया, मैं आपसे जानना चाहता हूं कहां है पैन नंबर उस संपत्ति का? पैन नंबर जो आपने जमीन लिया है, उस जमीन के कागजात में कहां है पैन नंबर? बताइए। पैन नंबर कब से प्रभावी है? 1993 में आपने जमीन लिया है। 1972 से ही पैन कार्ड सिस्टम लागू है। इनकम टैक्स की धारा 139A के तहत पैन कार्ड होना जरूरी है। और यह भी हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग तो इस सब काम में लगे रहते हैं। ये लोग, माइनर कोई बच्चा होगा तो जब पैन कार्ड उसका बनता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि इस पर माइनर का फोटो और सिग्नेचर होता है। माइनर का पैन कार्ड बनेगा तो गार्जियनशिप उसमें लिखाएगा, किसका गार्जियनशिप है। आपके पिता ने क्यों नहीं अपना गार्जियनशिप लिखा? वो बताते ना। वो कहा, ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, कोई भी संपत्ति आप खरीदिएगा, हालांकि आप लोग कैसे लेते हैं ये लोग नहीं, हम नहीं जानते हैं, बहुत तरीका टेक्निक है जमीनों में लिखवाने का। नियम यह कहता है कि कोई भी संपत्ति खरीदने के लिए उचित मूल्य होता है। तो आय के स्रोत माइनर के पास होता है क्या? कोई नाबालिग रहेगा, उसके पास आय का स्रोत 4 वर्ष में क्या होता है? क्या है उसके पास आय का स्रोत? तो एक नाबालिग के नाम से जमीन ले लिया तो कौन बताएगा आय का स्रोत? आय का स्रोत तो बताना पड़ेगा, जो गार्जियन रहेंगे उनको बताना पड़ेगा। तो जमीन के कागजात में आप गार्जियन बनने को तैयार नहीं है आपके पिता। इस कागजात में क्यों नहीं आप पैन कार्ड नंबर डाला? जमीन के गार्जियन बनने को क्यों नहीं तैयार हुए?
यह सीधे तौर पर कबूल करिए बेनामी संपत्ति है। एक गलती किया, नाबालिग के नाम से जमीन ले लिया, लेने के बाद एक गलती को छिपा लिया, एक प्लॉट को चुनावी हलफनामे में आप दे रहे हैं, उसको वैध बना रहे हैं। अरे आपको पता नहीं है कि एफिडेविट एक्ट क्या है? कौन है सलाहकार आपका? कौन ऐसा सलाह देता है आपको चुनावी हलफनामे में दायर करने के लिए? ये महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए हम आपको यही निवेदन करना चाहते हैं कि पूरी मजबूती के साथ जो हमने आरोप लगाए हैं वो दमदार आरोप हमारे हैं। चिंता मत करिए इसका। हमने जो कहा है उस बात पर हम कायम हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि आपको मालूम है कि नहीं, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 प्रभावी है। इसमें आपने जो ये संपत्ति ली है वह सीधे तौर पर बेनामी है, नाम निक नेम के आधार पर। और हम ये जानना चाहते हैं, आप ये बता दीजिए कि भाई आप तो पढ़े हैं, तो निक नेम पर संपत्ति खरीद रहे थे और स्कूल में क्या नामाकरण कराए थे वह बताइए। कुछ तो प्रमाण दीजिए कि सीधे चुनाव आयोग में जो हलफनामा आपने दे दिया, जो बिल्कुल ही अवैध इस मामले में है कि नाबालिग के नाम पर आपने जमीन ले लिया। तो हम आपसे ही विनती करेंगे, आप तमाम साथियों से, कि आप समाज के अंदर राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है, धंधा नहीं है। ये इतना बड़ा गुनाह इन लोगों ने किया है। समाज के अंदर में राजनीति को व्यापार बना करके, जैसे पुराने जमाने में लोग कहता था कि सीलिंग एक्ट से बचने के लिए हाथी बैल भैंस के नाम पर जमीन लोग करवा देता था निबंधन, वही हाल है। इसलिए सही जवाब दीजिए, हम अनुरोध करेंगे, नहीं तो मेरा संपत्ति खोजो अभियान जारी रहेगा। अनवरत मैं उसको चलाता रहूंगा जब तक आप सही रूप से यह बताइए कि आपने यह गुनाह क्यों किया इस बिहार में। हम यही आपसे निवेदन करने के लिए आज आपके बीच आए थे। हमारी उम्मीद है कि हमारी बात हो सकती है, कुछ लोग को कड़वी लगती होगी, तीखा लगता होगा, लेकिन राजनीति में भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को बेनकाब करना सामाजिक जीवन का उत्तरदायित्व है। उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करता रहूंगा। धन्यवाद, आभार।